गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपकमिंग एस्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। अभी तक हमने मैकेनिक्स की इस सीरीज़ में जो पीवाई क्या वो डिस्कस किया है। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन तक यानी कि सेकंड यूनिट तक के पीवाई क्या वो डिस्कस कर चुके हैं हम। होप आपको अभी तक का जो कंटेंट है वो समझ में आया होगा। आज जो हम क्लास डिस्कस करेंगे उसमें जो मैं पीवाई क्या वो डिस्कस करूँगा वो रहेंगे सर्कुलर मोशन, जो मेजर टॉपिक है। उसके साथ कुछ क्वेश्चन इसमें है, एक क्वेश्चन वेक्टर का, एक है मोशन अंडर ग्रेविटी का, और एक है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में करवाने थे वैसे तो, लेकिन उसमें मिस हो गए थे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इनको मेंशन कर दिया ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, और आपने इस क्लास को शेयर ज़रूर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन पे बेस्ड है हमारी क्लास। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने ना साथ में जिस ईयर का ये क्वेश्चन है, एस्टेट पीजीटी फिजिक्स की हमने ये सीरीज कंटिन्यू की हुई है, मैं यहाँ पे ना ईयर मेंशन कर देता हूँ, आपने इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। पी वाई क्यू जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ईयर मैंने मेंशन किया हुआ है हर क्वेश्चन के साथ साथ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। और अगर आपके पास जैसे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो आप साथ साथ उसमें से ना चेक भी करते रहो कि जितने आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर होते रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे एस्टेटिक एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से रिवीजन भी करनी है, और आप इनके ना नोट्स भी मेंटेन कर लेना। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे जो मैं ये सॉल्यूशन करवाता हूँ इसकी मैं कंप्लीट पीडीएफ शेयर करता हूँ। उसके लिए आपको ना प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। एम्पायर ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स के नाम से ऐप है। उस पे एक कॉलम है फ्री मटेरियल के नाम से। वहाँ पे आपको ना अभी तक की जो हमने मैकेनिक्स की सीरीज डिस्कस की है उन सब की जो ये सॉल्यूशन है वीडियोस का, वो पीडीएफ की फॉर्म में अरेंज है। उससे आपकी ना रिवीजन क्विकली आप रिवाइज कर पाओगे कंटेंट को। इसलिए आपने वो वहाँ से ना डाउनलोड ज़रूर करना है, और उस ऐप में से फिर आपने ये पीडीएफ शेयर सेव कर लेनी है अपने डिवाइस में। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक पार्टिकल है, उसकी सर्कुलर मोशन कंसीडर की हुई है इन्होंने, और जो ये सर्कुलर मोशन है ये ना कांस्टेंट स्पीड के साथ है बेसिकली, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, उसी को तो हम स्पीड बोलते हैं, क्योंकि वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और साथ साथ कांस्टेंट रहेगा, और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी। आपको ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जिनकी कांस्टेंट रहे, वो उसके बारे में हमको बात करनी है। सर्कुलर मोशन में और स्पेशली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ना क्या कंडीशन होती है ये अपना नोट कर लेना। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पे बात करें नेसेसरी कंडीशन अगर लिखें सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, नेसेसरी कंडीशंस क्या होंगी? टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये बात ध्यान रखना आपने। वैसे तो देखो एक्सेलरेशन और वेक्टर जो वेलोसिटी है वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने इसलिए इनको ऐड करके लिखा है क्योंकि ना ये दोनों मस्ट है।
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट जो हर पॉइंट पे जिसकी डायरेक्शन अलग हो जाएगी, प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन। ये आपने ध्यान देना है। तो ये दो कंडीशन मस्ट है। अगर आप सबसे पहली बात करो लीनियर वेलोसिटी की, अगर किसी भी पॉइंट पे आप ना लीनियर वेलोसिटी की बात करते हो, लीनियर वेलोसिटी को अगर ना v से एक्सप्रेस किया जाए तो इसका क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, r इंटू ओमेगा। अब इन्होंने क्या कहा है कि ये ना कांस्टेंट रहनी चाहिए क्वांटिटी, लीनियर वेलोसिटी होती है r इंटू ओमेगा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर उसकी ना जो एंगुलर वेलोसिटी है अगर वही कांस्टेंट नहीं रहती यहां पे, सॉरी लीनियर वेलोसिटी, अगर आप ध्यान से देखोगे लीनियर वेलोसिटी को आप ना वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो और इसका फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है आर इंटू ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी को आप ये भी बोल सकते हो जो इसकी ना ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, यही तो इसकी लीनियर वेलोसिटी होती है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन थोड़ी है, ये ना सर्कुलर मोशन है। सो लीनियर वेलोसिटी जो ना एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। और अगर आप ध्यान से देखो कि जो यहां पे लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी को अगर आप ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो वैसे तो इसको ना, क्योंकि यहां पे जो वेलोसिटी है, जो इसकी वेलोसिटी है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो चार तरीके की वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, सॉरी एक्सेलरेशन। यहां पे जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, अलोंग टेंजेंट होएगी हर पॉइंट पे। इसको आप क्या लिखोगे, अलोंग द टेंजेंट होएगी। तो इसका ना मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन इसकी ना डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर आप ध्यान से देखो इसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रहेगा, बट जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इसकी लगातार क्या रहेगी, चेंज होती रहेगी। इस वजह से ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अगर आप ध्यान से देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अगर आप ना मैग्नीट्यूड की बात करते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब ये भी ना लीनियर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, या फिर हाँ लीनियर वेलोसिटी पे तो बेसिकली ये इसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा कांस्टेंट। लेकिन अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो अलोंग द सेंटर, लेकिन टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ये डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ये डायरेक्शन हो जाएगी और इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड तो इसका कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप इसको यहां पे भी क्या लिखोगे, बट डायरेक्शन चेंजेस, जो इसकी डायरेक्शन है वो लगातार क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो इस वजह से ये भी कांस्टेंट नहीं है। अब थर्ड आपके पास आता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसकी बेसिकली अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू ना कांस्टेंट रहती है। अब ये कैसी कांस्टेंट रहेगी, अगर आप ना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर आप ना थीटा की दो वैल्यू कंसीडर करते हो, थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई, और एक टाइम की लिमिट में भी अगर आप इसको कंसीडर करते हो, देखिए अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करते हो, अगर एंगल की वैल्यू आपने ना लार्ज कंसीडर की हुई है, अगर एंगल की वैल्यू लार्ज कंसीडर की हुई है फिर तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। लेकिन अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आपने ना स्मॉल सेगमेंट में कंसीडर किया हुआ, स्मॉल वैल्यू कंसीडर की हुई है, तब बेसिकली वो क्या हो जाएगा, तब वो एक ना एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। ये आपने ध्यान देना इस बात पे। दोनों ही केस में जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ये आपने ध्यान देना है। एंगुलर वेलोसिटी अगर आप ध्यान से देखोगे, एंगुलर ये ना पीरियोडिक मोशन को एक्सप्रेस करता है, पीरियोडिक मोशन के लिए भी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इससे भी आप इस चीज को याद रख सकते हो। होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा।
थर्ड ऑप्शन है जो भी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है अर्थ की। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। अगर वो ना सन के अराउंड जो उसका ऑर्बिट है उस पे जब ट्रेवल कर रहा है और रेडियस ऑफ ऑर्बिट आपको गिवन है, वो हमने ना बेसिकली स्मॉल आर से एक्सप्रेस किया हुआ है रेडियस ऑफ ऑर्बिट को। अब सिंपली आपको ना, जैसे अर्थ है, अर्थ की ना सन के अराउंड जो मोशन है इन्होंने ना सर्कुलर पाथ कंसीडर किया हुआ बेसिकली कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे ना जो सर्कल के सेंटर में है वो सन है और अर्थ इसके अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। सो इस केस में क्योंकि सर्कुलर मोशन इन्होंने कंसीडर किया यूनिफॉर्म, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी। अब इस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या एग्जिस्ट करता है, अगर आप ध्यान से देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर यानी कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट स्मॉल आर से एक्सप्रेस किया हुआ है, और वी क्या है इसकी, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये ना इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। सो अब वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, वेलोसिटी को अब यहां पे इन्होंने ना टाइम पीरियड की फॉर्म में आंसर आया हुआ है, टाइम पीरियड इन्वॉल्व है। वेलोसिटी को आप लिख दोगे, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है सर्कुलर मोशन के लिए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा डिवाइडेड बाय आर। स्टिल अगर आप इसको ना फर्दर सोल्व करते हो, इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसका क्या फॉर्मूला आपको मिलता है, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर पावर 1 बच जाएगी, तो ये बच जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। अब क्योंकि इसका ना जो डेफिनेट ऑर्बिट है और उसके बाद इसका जो टाइम पीरियड है वो भी कांस्टेंट है, सो इस केस में अगर आप देखोगे एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी। एंगुलर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ये इसके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में। इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी आपके पास वो ओवरऑल क्या आ जाएगी सोल्व करके, ये आपके पास आ जाती है 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल ना सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है जिस आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में, आर कैपिटल है, विद यूनिफॉर्म स्पीड भी, उसकी ना यूनिफॉर्म स्पीड है। आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ द सर्कल, अगर उसने ना सर्कल का सेमी सर्कल ट्रेवल कर लिया, यानी कि उसके सरकमफ्रेंस का एग्जैक्टली हाफ ट्रेवल कर लिया, द चेंज इन इट्स वेलोसिटी एंड स्पीड विल बी, वेलोसिटी के अंदर चेंज और स्पीड के अंदर चेंज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ना यहाँ पे तो हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी का चेंज और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पीड के चेंज को। यहाँ पे हम ना स्पीड की बात करेंगे। एक पार्टिकल की ना सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर पाथ उसकी रेडियस कैपिटल आर मेंशन है और उस ऑब्जेक्ट की जो सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है, v गिवन है। अब मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहां से इसकी ना मोशन स्टार्ट हुई, जब ये ना सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर लेगा तो ये एग्जैक्टली ना डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसकी ना वेलोसिटी ड्रॉ करते हो तो वेलोसिटी अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन आप कंसीडर करो, वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट हो जाएगी। अब ये भी क्या है कि ना वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अब आपको ना वेलोसिटी के अंदर ना चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चेंज इन वेलोसिटी की जब ये सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर ले। सो वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी वेक्टर फॉर्म में माइनस में वेलोसिटी एट पॉइंट ए वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू बी पॉइंट पे वेलोसिटी की डाउनवर्ड डायरेक्शन है, अगर आप ऐसे इसको वर्टिकल सर्कल मान के चल रहे हो, और ये अपवर्ड डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच में ना जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो ये जो वेलोसिटी है v और इसका एग्जैक्टली 100, क्योंकि एक वेक्टर को अगर आप एक वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करते हो, मान लीजिए ये इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी ऐसी बन जाएगी, तो 180 डिग्री का डिफरेंस है। उससे उसके ना मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क पड़ता है, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, तो वो माइनस वी बन जाएगा। सो v माइनस माइनस वी तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ v। ये तो है इसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज। अगर आप ना स्पीड के चेंज की बात करते हो, सो इन सर्कुलर मोशन
क्योंकि ना यूनिफॉर्म स्पीड मेंशन है, तो स्पीड तो इसकी ना इस पॉइंट पे भी इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आप ना वेलोसिटी सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड remains constant at all points ऑफ द सर्कल। इसका मतलब उसकी स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो इस केस में अगर अपना स्पीड जो कि उसकी क्या है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे अगर अपना मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिखते हो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, सो दोनों पॉइंट पे ना स्पीड की वैल्यू सेम रहेगी जो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो इसके अंदर चेंज कितना जाएगा जीरो, यानी कि 2v और जीरो। वेलोसिटी के अंदर चेंज क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के डबल के इक्वल हो जाएगा, और स्पीड के अंदर कितना चेंज हो जाएगा, जीरो चेंज हो जाएगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। सो इस तरीके से ये ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि यहाँ पे ना यूनिफॉर्म स्पीड की वैल्यू मेंशन की हुई है। नेक्स्ट वन इज ए रोप कैन बियर ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 100 न्यूटन विद ब्रेकिंग। ये उसकी ना ब्रेकिंग लिमिट दे रखी है। ए बॉडी ऑफ मास, यानी कि देखिए आपको ना सबसे पहले एक ना थ्रेड गिवन है, एक ये रोप गिवन है। रोप को वैसे तो देखो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो ना सर्कुलर शेप में होता है। ये एक ना रोप गिवन है। अब इन्होंने ये कहा है कि ये जो मैक्सिमम कितना फोर्स ना टॉलरेट कर सकती है, ब्रेकिंग लिमिट इसकी कितनी है, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये इसकी ना ब्रेकिंग लिमिट है। 100 न्यूटन से अगर ना फोर्स की वैल्यू को बढ़ा दोगे तो ये जो रोप है ये क्या हो जाएगी ना, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इज टाइड टू वन एंड ऑफ द रोप ऑफ लेंथ 1 मीटर इज रिवॉल्व्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब एक ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में, अच्छा इसकी ना रोप की लेंथ कितनी गिवन है, इस रोप की लेंथ है ना 1 मीटर गिवन है, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ये एक ना हॉरिजॉन्टल प्लेन है बेसिकली कुछ इस तरीके से। अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ना इस रोप के साथ ना एक ना मास को ना टाई किया हुआ है, और इसको ना रोटेट किया जा रहा है, इसको ना रोटेट किया जा रहा है। जब रोटेट करोगे मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है विद विच द बॉडी कैन बी रिवॉल्व, और इस बॉडी का मास m है। m की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 1 किलोग्राम मास की वैल्यू आपको गिवन है, लेंथ आपको 1 मीटर गिवन है। सो इस केस में आपको ना क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे आपको ये फाइंड आउट करनी है कि किस मैक्सिमम स्पीड से ना इस रोप के साथ बंधे हुए इस पार्टिकल को ना घुमाया जा सकता है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में। अगर आप ध्यान से देखोगे एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे जो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, यहां पे रेडियस कितनी हो जाएगी, इस रोप की लेंथ के इक्वल हो जाएगी, यानी कि सर्कल की रेडियस कितनी बन जाएगी, यहां पे 1 मीटर बन जाएगी जितनी रोप की क्या है लेंथ है। एक एम मास के पार्टिकल को अगर अगर आप ना सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हो बेसिकली सर्कुलर पाथ में, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इस एम मास के ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा, जो इस मास को ना सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स हो जाएगा। अब आपको पता फोर्स हमेशा ना पेयर में एग्जिस्ट करता है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एम मास के ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पे एक्ट करेगा, इस रोप पे एक्ट करेगा, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली जितना इस एम मास के ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है। सो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो अगर इस फोर्स के इक्वल हो जाए, इससे एक्सीड ना करे, तो ये जो रोप है जिससे एक एम मास के ऑब्जेक्ट को बांध के घुमाया हुआ है ये नहीं टूटेगी, क्योंकि ना मैक्सिमम ये कितना फोर्स टॉलरेट कर सकती है, इतना फोर्स टॉलरेट कर सकती है। तो अगर आप इसको फर्दर सोल्व करते हो तो सो द
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द रोप must be less than or equal to its ब्रेकिंग लिमिट। जो इसके ना ब्रेकिंग लिमिट है उससे कम अगर हो सेंट्रीपिटल फोर्स, तब क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल कर लेगा। यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 न्यूटन से लेस हो जाएगी। और इसको अगर आप फर्दर सोल्व करते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर की वैल्यू भी आपको गिवन है। कम से कम वैल्यू मतलब मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 100, और या उससे कम हो जानी चाहिए। अब आपको ना क्या फाइंड आउट करना है, द मैक्सिमम स्पीड। अब स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, स्पीड की अगर आप ना मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हो, यहां पे स्पीड की जब आप ना मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करोगे, मैक्सिमम वैल्यू यहां पे भी चाहे आप ना लेस देन और इक्वल टू लिख लीजिए। स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे उसके स्क्वायर अगर आप लिखोगे वो क्या हो जाएगी, इक्वल टू करके ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 100 आर डिवाइडेड बाय एम। सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी स्पीड की, आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। अगर आप इसको फर्दर सोल्व करते हो 100 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 मीटर डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू दे रखी है 1 किलोग्राम। सो जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपको ना ओवरऑल कितना आंसर मिलता है, 10 मीटर पर सेकंड इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि सेकंड ऑप्शन। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ना डिस्कस कर सकते हो। सो इस तरीके से आप इसको ना सोल्व कर सकते हो। ये रेडियस 1 मीटर में दे रखी है, तो आंसर आपका ना मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड की मैक्सिमम वेलोसिटी पॉसिबल है। होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये ना ब्रेकिंग लिमिट से ना लेस फोर्स एक्ट कर रहा है उस पे। नेक्स्ट वन इज इस क्वेश्चन में क्या सिचुएशन गिवन आपको, t1 टाइम है उसको एक्सप्रेस किया हुआ 2 सेकंड से। एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन इज। अब आपको ना कुछ इस तरीके का सिनारियो गिवन है, अगर आप इसको ना डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हो सर्कुलर, क्योंकि ना यहां पे लिखा हुआ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल जो सिचुएशन दे रखी है वो क्या है, जो टाइम की वैल्यू है t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड गिवन है। एक्सेलेरेशन इसकी मेंशन है, सर्कुलर पाथ पे ये ट्रेवल कर रहा है। एक्सेलेरेशन की ये वैल्यू, मान लीजिए इस एक्सेलेरेशन को हम ना a1 से एक्सप्रेस कर देते हैं वेक्टर फॉर्म में। क्या वैल्यू एक्सेलेरेशन की, 6i प्लस 4j मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसकी मोशन ना कांस्टेंट स्पीड के साथ गिवन है। अब जो उसकी मोशन है सर्कुलर पाथ पे वो ना कांस्टेंट स्पीड के साथ है बेसिकली, यानी कि यहां पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये 2 सेकंड पे सिचुएशन गिवन है, एक्सेलेरेशन की ये वैल्यू है। अब एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगी। एक्सेलेरेशन को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है ये। अब दूसरी सिचुएशन क्या इन्होंने मेंशन की हुई है, टाइम की t2 वैल्यू दे रखी है 5 सेकंड। टाइम की जो सेकंड वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है 5 सेकंड पे। क्या सिनेरियो हो जाएगा, पार्टिकल की जो एक्सेलेरेशन है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू तो लगातार चेंज होती रहेगी ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन। सो यहां पे मोशन कुछ इसी तरीके के या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मोशन रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही मोशन रहेगी। यहां पे 5 सेकंड के बाद जो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, तो ये आ जाएगा 4i माइनस में 6j।
मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो यूनिट में। वट इज द रेडियस ऑफ द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल, अगर ये जो टाइम की लिमिट है t2 माइनस t1 इज लेस देन टाइम पीरियड, जो इसका टाइम पीरियड है ना उससे लेस हो, अगर इन दोनों टाइम के डिफरेंस की वैल्यू है, टाइम के डिफरेंस की वैल्यू है 3 सेकंड, इसके टाइम पीरियड से कम होना चाहिए, और आपको ना रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ मान लीजिए आपने उसको ना आर से, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आपको इवेल्युएट करनी है। अगर आप ना एक्सेलेरेशन को ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हो, यहां पे हमको यहां पे बेसिकली जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना उसकी टर्म में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो एंगल का डिफरेंस आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर आप ना एक्सेलेरेशन को ड्रॉ करते हो यहां पे, अगर आप एक्सेलेरेशन वेक्टर को ना ड्रॉ करते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये जो एक्सेलेरेशन वेक्टर है ये आ जाएगा 6i प्लस 4j, 6i प्लस 4j। और क्योंकि ना मान लीजिए जैसे जो इसका ये जो सेंटर है, अगर आप इसको ना ओरिजिन पे कंसीडर करके चलते हो तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन तो टुवर्ड्स द सेंटर ही रहेगी हमेशा। एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या रहेगी, टुवर्ड्स द सेंटर ही रहेगी। यह है एक्सेलेरेशन वेक्टर a1, ये है एक्सेलेरेशन वेक्टर a1। और अगर a2 है, अब इसमें ना x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, यानी कि जो ये एक्सेलेरेशन वेक्टर है ये रहेगा बेसिकली, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। यानी कि जो एक्सेलेरेशन का ना सेकंड सिचुएशन में जो एक्सेलेरेशन वेक्टर को जब आप ड्रॉ करते हो ये हो जाएगा आपके पास एक्सेलेरेशन a2। अब यहां पे जो ये एंगल हम फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए ये एंगल है θ2 और ये पहले वाले एक्सेलेरेशन का वेक्टर है θ1। सो अगर आपको ना θ1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, इसके लिए आप ना क्या सोल्व करोगे, टेंजेंट थीटा की वैल्यू सोल्व करोगे, टेंजेंट θ1। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये एक्सेलेरेशन वेक्टर है इसके y कोऑर्डिनेट को ना x कोऑर्डिनेट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप जैसे यहां पे ना परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना तो इसका y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, यानी कि एक्सेलेरेशन का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्सेलेरेशन का x कंपोनेंट इज इक्वल टू, अगर आप इसको फर्दर सोल्व करते हो एक्सेलेरेशन का y कंपोनेंट 4 है, x कंपोनेंट 6 है, तो ये वैल्यू आपको मिलती है 2 डिवाइडेड बाय 3। और यहां से जब आप इसको ना सोल्व करते हो θ1 की वैल्यू, जब आप इसको ना सोल्व करते हो आपको ना θ1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी मिलती है, इनवर्स फंक्शन की हेल्प से सोल्व करोगे इसको तो ये वैल्यू आपको मिलती है 33.69। ये डिग्री में आपके पास या फिर रेडियन में आपके पास आंसर आएगा, रेडियन में इस तरीके से। और सिमिलरली जब आप ना सेकंड सिचुएशन में टेंजेंट θ2 को इवेल्युएट करते हो, टेंजेंट θ2 को जब आप इवेल्युएट करोगे एक्सेलेरेशन का y कंपोनेंट, हम सिर्फ ना मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये बन जाएगा y कंपोनेंट इस बार बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू बन जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसको ना फर्दर सोल्व करो तो क्या वैल्यू मिलती है आपको 56.1 रेडियन। सो यहां पे एंगल की वैल्यू, हाँ एंगल की वैल्यू है यहां पे ना, ये वैल्यू है θ2 की, मतलब कि इसका मतलब है जो θ2 की वैल्यू आएगी आपके पास, θ2 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 56.31 रेडियन के अंदर। सो ओवरऑल जो अगर आप बात करो यहां पे आपको ना रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो लेस देन ना 1 टाइम पीरियड है, 1 टाइम पीरियड का क्या मतलब है, वो अपना ना कंप्लीट सर्कुलर पाथ ना ट्रेवल कर पाए। कंप्लीट सर्कुलर पाथ को कब ट्रेवल नहीं करेगा, जो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब कंप्लीट सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करने में अभी भी ना कितना एंगल पेंडिंग है देखा जाए तो, ये टोटल एंगल की वैल्यू होती है 2 पाई, ये एंगल की टोटल रिमेनिंग एंगल की वैल्यू है 2 पाई में से ना इन दोनों का सम आपको ना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये रिमेनिंग एंगल है। सो डेल्टा थीटा की अगर आप यहां पे बात करते हो, डेल्टा थीटा के लिए अगर आप इसको सोल्व करते हो, जो रिमेनिंग एंगल है, मान लीजिए ये रिमेनिंग एंगल है, इसको ना डेल्टा थीटा से एक्सप्रेस किया हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 पाई में से ना θ1 और θ2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, θ1 प्लस θ2 इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
अब जब आप ना थीटा 1 और थीटा 2 को रेडियन में एक्सप्रेस करते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली ना इसको आप मान सकते हो 33 और इसको आप मान सकते हो अप्रोक्सीमेटली 57। तो ये आपके पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 ना 90 यानी कि π/2 बन जाएगा। सो इसको अगर आप फर्दर सोल्व करते हो तो आपके पास ये वैल्यू आती है 2π माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो कितना एंगल ना ट्रेवल करे कंप्लीट सर्कुलर पाथ के लिए तो वो बन जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 2। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है रेडियस की वैल्यू। सो रेडियस की वैल्यू आप ना कैसे फाइंड आउट करते हो यहाँ पे? अच्छा, एक्सेलेरेशन रेडियस ऑफ द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है सेंट्रीपिटल, क्योंकि ना दोनों केस में आपको ना सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन गिवन है, टाइम की वैल्यू गिवन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का ना जब आप ना फॉर्मूला लगाते हो आप ना दोनों जगह से ना एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। यहां से अगर आप ना a1 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हो, a1 का मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलता है 36 प्लस 16 और उसका अंडर रूट, ये बन जाएगा 52। और सिमिलरली जब आप ना यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका फाइंड आउट करते हो a2 का, जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हो तो ये भी आपको कितना मिलता है अंडर रूट 52। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो मैं यहाँ पे ना आर के लिए लिख रहा हूँ फॉर्मूला वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल बन जाएगा आर ओमेगा। तो ये बन जाएगा रेडियस का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है अंडर रूट 52। होप आपको यहां तक का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। फर्दर अगर आप इसको ना सोल्व करते हो, क्योंकि रेडियस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, सॉरी हाँ, अच्छा वेलोसिटी को हम ना आर ओमेगा की टर्म में नहीं एक्सप्रेस करते, वेलोसिटी को आप यहां पे ना कैसे एक्सप्रेस करोगे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो आप इसको। हम ऐसा करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का ही फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले तो ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के फॉर्मूले में ना सारी वैल्यू पुट करके ना तब सोल्व करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ये बन जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। वी को जब आप फर्दर पुट करते हो, क्या वैल्यू पुट करते हो वी की? तो ये बन जाएगा आर ओमेगा। वी की जगह जब आप पुट करते हो इसको तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर ओमेगा स्क्वायर। फर्दर जब आप इसको ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, अब हमको ना रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी वैल्यू गिवन है अंडर रूट 55। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का क्या मतलब होता है? इसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और इसका आपको करना पड़ेगा स्क्वायर। अब डेल्टा टी की वैल्यू अगर आप यहां से फाइंड आउट करो, T1 की वैल्यू आपको पता है, T2 की वैल्यू आपको पता है, सो डेल्टा टी की वैल्यू क्या बन जाएगी? 5 सेकंड में से ना 2 सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इसका मतलब रेडियस की वैल्यू आपके पास कितनी आती है? अंडर रूट 52 डिवाइडेड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में डेल्टा टी की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 3 सेकंड। तो यहाँ पे आपको ना साथ में 3 लिखना पड़ेगा और इसका आपको ना स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जब आप इसको ना सोल्व करते हो आपको ना क्या आंसर मिलता है? फाइनली आपको जो आंसर मिलता है वो आपको आंसर मिलता है 2.92 और ये आपका आंसर आता है मीटर में। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ना प्रोसीड कर सकते हो। एंगुलर वेलोसिटी जो रेडियस फाइंड आउट किया, बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी में जो एंगल की डिस्प्लेसमेंट हुई है वो बेसिकली एक्सेलेरेशन वेक्टर के चेंज होने की वजह से जो एंगल आया वहां से हमने फाइंड आउट किया है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल है जो ना सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, जिसकी रेडियस आ रहा है, उसकी स्पीड की वैल्यू दे रखी है v विद वेरीज एज द डिस्टेंस s। अब वेलोसिटी की ना डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी दे रखी है, स्पीड की डिपेंडेंसी दे रखी है, डिस्टेंस s डिस्टेंस से एक्सप्रेस किया हुआ है। रेडियस की वैल्यू आपको दे रखी है कैपिटल R।
ये सर्कल है, इसकी रेडियस आपको दे रखी है आर। अब जो इसकी ना स्पीड है वो स्पीड कांस्टेंट नहीं है बेसिकली, जो यहाँ पे ना स्पीड है v से अगर आप एक्सप्रेस करते हो, v को इन्होंने ना एक्सप्रेस किया हुआ है अल्फा अंडर रूट एस। एस क्या है इसका ना जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, यानी कि जो सर्कुलर मोशन में ये इसकी ना जैसे एक पर्टिकुलर आर्क पे ट्रेवल करता हुआ जितना सेगमेंट ट्रेवल कर रहा वो एस है, डिस्टेंस है। एस को क्या रिप्रेजेंट किया हुआ, डिस्टेंस। एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रेवर्सिंग डिस्टेंस एस, ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो एक्सेलेरेशन की अगर आप बात करते हो, यहां पे इन्होंने ना नेट एक्सेलेरेशन पूछ रखी है। सो नेट एक्सेलेरेशन के लिए आपको ना क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हेयर वी हैव टू फाइंड द नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन बेसिकली जो इसकी ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है उन दोनों का ना रिजल्टेंट होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर आप ना ये नेट एक्सेलरेशन को ना वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो तो वेक्टर फॉर्म में तो आप इसको ऐसे लिखोगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस में क्या रहेगा इसकी जो रेडियल एक्सेलरेशन होती है या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। अब आपको पता है जो इसकी ना रेडियल एक्सेलरेशन होती है, रेडियल एक्सेलरेशन बेसिकली इसकी ना किसको कंट्रोल करती है, इसकी ना डायरेक्शन को कंट्रोल करती है, जिसको आप ना वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर से एक्सप्रेस करते हो। वेलोसिटी की डायरेक्शन को कंट्रोल करती है और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है वो ना वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करता है। तो मान लीजिए ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जब आप ना वैल्यू फाइंड आउट करते हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। टेंजेंशियल, सबसे पहले मैं ना रेडियल एक्सेलरेशन सोल्व करता हूं। रेडियल एक्सेलरेशन का ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, यही तो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। अब जो ये v है, जो इसकी ना लीनियर वेलोसिटी है या हम कहें जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है बेसिकली, वो तो क्या है, डिस्टेंस का फंक्शन है अल्फा अंडर रूट एस। तो यहां पे जब आप ना वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा अल्फा अंडर रूट एस डिवाइडेड बाय आर, इसका आपको करना पड़ेगा स्केयर, स्टिल इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिलती है आपको, अल्फा स्केयर एस डिवाइडेड बाय आर। अब हमको फाइंड आउट करना है इसकी ना रेडियल एक्सेलरेशन, सॉरी हाँ रेडियल तो हमने कर ली, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हम यहाँ पे ना मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं, ये भी आपने ध्यान देना है। हम इनका क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। सो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, ये बेसिकली ना वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, डीवी डिवाइडेड बाय डीटी। अब ये इसकी जो वेलोसिटी है ये तो डिस्टेंस का फंक्शन है, टाइम पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो आप इसको ना फर्दर कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिखोगे डीवी डिवाइडेड बाय डीएस, और आप फर्दर इसको लिखोगे डीएस डिवाइडेड बाय डीटी। अब dv डिवाइडेड बाई ds, वेलोसिटी का ना s के रिस्पेक्ट में जब आप डेरिवेटिव करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है, अंडर रूट एस का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एस, ये वैल्यू आपको मिल गई है। और ds डिवाइडेड बाई dt ये तो फर्दर वेलोसिटी को एक्सप्रेस करेगा। सो जो ds डिवाइडेड बाई dt है ये तो वेलोसिटी को एक्सप्रेस करेगा, वेलोसिटी की यही वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा अल्फा अंडर रूट एस। क्या बन जाएगा ये, अल्फा अंडर रूट एस। इसका मतलब यहां से आपके पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ना मैग्नीट्यूड आएगा उसकी क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो आपको वैल्यू मिलती है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो फर्दर जब आप इसको सोल्व करोगे, फाइनली जब आप इसका आंसर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, अब आप ये ध्यान से देखो, ये तो ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर होता है और ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री है। ये बेसिकली ना नेट एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है। नेट एक्सेलरेशन का अगर आप ना नेट एक्सेलरेशन का ना मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का आपको ना रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे इन दो परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस और जो इसकी ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, स्टिल इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे ना फाइनली आंसर लिखना चाहते हो तो आपको ना क्या लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेल, यहाँ पे ना लिख देता हूँ मैं, रेडियल एक्सेलरेशन लिख लो बेसिकली। यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर एस डिवाइडेड बाय आर, इसका आपको करना पड़ेगा स्क्वायर प्लस,
और जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसका आपको करना पड़ेगा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा बेसिकली, तो अल्फा स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 और 1/r का स्क्वायर r स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ना ऑलरेडी ये ना स्क्वायर प्रेजेंट था यहाँ पे, ये आपने ध्यान देना, ये r स्क्वायर प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वैल्यू लिखनी है r स्क्वायर। तो जब r का अपना स्क्वायर लिखते हो यहाँ पे ना, ये आता है r का स्क्वायर, तो आपको ना ऑप्शन मिलता है थर्ड सोल्व करने के बाद। आप यहां से ना अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लोगे, अल्फा स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि अल्फा स्क्वायर का भी स्क्वायर प्रेजेंट है। इसको सोल्व करने के बाद वो आंसर आपको मिलता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, जो फाइनल आपका आंसर आएगा ना, इसको सोल्व करने के बाद क्या आंसर मिलता आपको, अल्फा स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर ये आएगा 1/4 प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई r रेज टू पावर 4। ये नेट एक्सेलरेशन का आपके पास है ना मैग्नीट्यूड आ जाएगा कुछ इस तरीके से। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ना क्या सिचुएशन मेंशन है बेसिकली। अब यहां पे ये जो वेलोसिटी है ये बेसिकली ना यहां तक सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब ना 3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेसिकली कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का, जो प्रीवियस क्लास में हमारा रह गया था, मतलब कि करवाना था, उसमें मैंने ऐड नहीं किया उसमें पीडीएफ में ना, तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक वेक्टर का क्वेश्चन है और एक हमारे पास क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी का। 3 क्वेश्चन है जो आए हुए हैं एग्जाम में, उन्हीं को अब हम डिस्कस करेंगे। ए राइफल बुलेट लॉसेस 1/10 ऑफ इट्स वेलोसिटी इन पासेस थ्रू ए वुडन प्लैंक। जैसे ना एक जो बुलेट है एक वुडन प्लैंक से टकराई, जैसे मान लीजिए एक बुलेट ने ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी गेन की हुई थी, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी यू है, जैसे ये ना इस प्लैंक के अंदर से ट्रेवल की, तो इस प्लैंक से निकलने के बाद जो इसकी ना फाइनल वेलोसिटी बच गई, मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी को आपने v से एक्सप्रेस करते हो, ये क्या बन जाएगा 1/10 लॉस हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, तो जो यहाँ पे आप ना वेलोसिटी की वैल्यू लिखते हो ये क्या बन जाएगी 1/10 लॉस कर देगी। तो u में से ना आपको ना u का 1/10 घटाना पड़ेगा। सो 1/10 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको ये वैल्यू मिलती है 9u डिवाइडेड बाई 10। ये वैल्यू मिलेगी इस वुडन प्लैंक को क्रॉस करने के बाद बुलेट की जो वेलोसिटी होगी। द लीस्ट नंबर ऑफ सिमिलर प्लैंक रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट इज। अब आप देख रहे हो जैसे ना ये बुलेट इस वुडन प्लैंक से क्रॉस करती है, इसकी ना 10% तो वेलोसिटी लॉस ही हो गई। तो ऐसे ना कितने प्लैंक को आप ना स्ट्रेट लाइन में रखोगे जिनसे ये बुलेट पास करे और फाइनली स्टॉप हो जाए, ये हमारा मोटिव है। सो सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करते हो इस वुडन प्लैंक से जो इसकी ना फाइनल वेलोसिटी बनी है, हम यहां से ना एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हम क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जब आप ना यूज करते हो आपको क्या मिलता है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ऐसा डिस्टेंस मान लीजिए इसने ट्रेवल किया, फाइनल वेलोसिटी ना प्रीवियस वेलोसिटी का क्या है 9u डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे आप ना वैल्यू पुट कर दो 9u/10 का स्क्वायर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जब आप इसको फर्दर सोल्व करते हो ना आपको यहाँ से ना 2as की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में। तो यहाँ पे u स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ डेनोमिनेटर में तो आपके पास 100 आ जाएगा, माइनस में u स्क्वायर। अब आपने 81 में से ना 100 सब्ट्रैक्ट करना है, 81 में से 100 करोगे ये आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ना 2as की वैल्यू सोल्व कर लिया है, मतलब मैंने इस पार्ट को यहाँ पे सोल्व करके लिख दिया है। नाउ लेट n such planks are required to stop the bullet, बुलेट को रोकने के लिए मान लीजिए n प्लैंक्स को ना ऐसे स्ट्रेट लाइन में रखना पड़ेगा। सो जो उसकी ना फाइनल वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। अब यहां पे भी अगेन ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे, यूज
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जब आप ना यूज करते हो, सो देखिए फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो वही रहेगी यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपको यहां पे लिखना है एन प्लैंक्स है तो एन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 2as को। अब 2as की वैल्यू आपने यहां से यूज करनी है, 2as की वैल्यू हमने जो पहले फाइंड आउट किया है, सो यहां पे आप लिख सकते हो माइनस में यू स्क्वायर। अच्छा अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस में यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2as की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस में 19 डिवाइडेड बाई 100 और ये बन जाएगा यू स्क्वायर। अब n से n कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ प्लैंक कितने यूज करने पड़ेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 19। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये अराउंड 6 आंसर मिल जाएगा आपको, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमने इसमें कंसीडर की थी, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज, तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं 10 न्यूटन और ये फाइनली अननोन फोर्स है, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, विच रिमेन अंडर इक्विलिब्रियम। एक ऑब्जेक्ट पे ना तीन फोर्स एक्ट करेंगे और जिससे वो ना इक्विलिब्रियम में रहेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब आपको तीन स्टेटमेंट दे रखी है। जो अननोन फोर्स है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैन नॉट बी 10 न्यूटन, उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन नहीं हो पाएगा और वो पी और क्यू के परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा। और फाइनली वो उनके ना इन द प्लेन ऑफ पी एंड क्यू, वो उनके प्लेन में जिस प्लेन में ना पी और क्यू एक्ट कर रहे हैं वहां पे नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। सो इसके लिए आपको ना पहले तो ना डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तीन फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करें और जिससे क्या हो, वो ऑब्जेक्ट ना इक्विलिब्रियम के अंदर हो। ये वर्ड जो इसमें लिखा हो ना, इक्विलिब्रियम के अंदर क्या है, जो उस पे ना नेट फोर्स है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो वैल्यू उसकी बन जाएगी। नेट फोर्स की वैल्यू जीरो बनेगी तभी वो इक्विलिब्रियम के अंदर होएगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं करेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ना लेमिस थ्योरम एग्जिस्ट करती है। लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम आपको ना किस बारे में बताती है कि अगर एक ही टाइम में ना एक ऑब्जेक्ट पे ना फोर्स एक्ट कर रहे हो, लेमिस थ्योरम की अगर आप बात करते हो, लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग ना आप ना एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट पे ना तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए पहले फोर्स को मैं एक्सप्रेस करता हूं पी से, दूसरे फोर्स को मैं एक्सप्रेस करता हूं क्यू से और तीसरे को करता हूं मैं आर से। अब पी जो वेक्टर है, ये तीन वेक्टर की ना इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी होती है कि तीन वेक्टर साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में कब हो सकते हैं, यानी कि उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए कुछ इस तरीके से। पी वेक्टर के सामने आर और क्यू वेक्टर है, यानी कि फोर्स वेक्टर है, इनके बीच में अगर एंगल अल्फा एग्जिस्ट करे, आर वेक्टर के ऑपोजिट में अगर एंगल बीटा एग्जिस्ट करे, और क्यू वेक्टर के सामने, क्यू फोर्स के सामने अगर गामा एंगल एग्जिस्ट करे, सो इक्विलिब्रियम की अपना क्या कंडीशन लिखते हो, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए आप ना क्या लिख सकते हो यहां पे, अगर आप यहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखना चाहते हो तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो जाएगी, पी जो वेक्टर है उसके ऑपोजिट वाले एंगल का ना साइन कंसीडर कर लो, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू के सामने वाले एंगल का साइन कंसीडर कर लो, साइन क्यू, यहां पे लिख लो, ये वेक्टर रहेगा आर डिवाइडेड बाय साइन बीटा और ये रहेगा क्यू डिवाइडेड बाय साइन गामा। होने पॉइंट, अब ये इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू सेम रहेगी। जब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो फॉर इक्विलिब्रियम अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, इसका मतलब है
साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा इज इक्वल टू साइन गामा। अगर आप ये कंडीशन यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हो तो इससे आपको ना क्या रिजल्ट मिलता है फर्दर, इसका मतलब क्या हुआ, जो वेक्टर पी है उसका मैग्नीट्यूड क्या के इक्वल हो जाएगा और फर्दर उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर के इक्वल। ये सिचुएशन आपको मिलती है। सो इसका मतलब जो आर वेक्टर अननोन है, इसका मतलब जो आर वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 10 न्यूटन आ जानी चाहिए। अब क्या सिचुएशन रखी है, पहली तो सिचुएशन है आर का मैग्नीट्यूड कभी भी 10 नहीं हो सकता। अब ये तो गलत है क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ गया, 10 न्यूटन आ तो गया। फर्दर क्या बता रखा है सेकंड में, आर कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू पी एंड क्यू। आर कभी भी ना पी और क्यू के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। आर कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू पी एंड क्यू, पी और क्यू के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। अगर आप देखो ये तो सही है बात इनकी, क्योंकि ना जो आर है वो भी पी और क्यू के प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। थर्ड देखो, आर कैन नॉट बी इन द प्लेन ऑफ पी एंड क्यू, आर कभी भी ना पी और क्यू के प्लेन में नहीं हो सकता, लेकिन ये तो इनके प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट भी रोंग है और थर्ड भी रोंग है, तो सिर्फ ना सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इसमें क्या बता रखा है कि आर कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू पी एंड क्यू, ये तो ट्रू है। आर कभी भी ना पी और क्यू के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट नहीं करता। दो वेक्टर का जो परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता ना वो उनका ना क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और वो उनको न्यूट्रल थोड़ी करता, वो खुद एक वेक्टर होता है, वो उन दोनों से जनरेट एक वेक्टर होता है। तो तीन वेक्टर, अगर आपको ना एक प्लेन के अंदर ना वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो करना हो तो उसके लिए एटलीस्ट ना 3 वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप डिफरेंट प्लेन में कंसीडर करते हो तो उसके लिए कम से कम 4 वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर कैन गिव्स ए रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। और कोप्लेनर कितने वेक्टर चाहिए, 3 वेक्टर चाहिए। सो इसमें ना सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या बन जाएगी, ट्रू बन जाएगी। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया हुआ है वो हम अभी बात करते हैं। एक ऑब्जेक्ट की मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी से ये क्वेश्चन बिलोंग करता है। अब एक ऑब्जेक्ट की मोशन है, फ्री फॉल मोशन कंसीडर की हुई है, एक पर्टिकुलर ना हाइट से इसकी मोशन कंसीडर की हुई है, एक पर्टिकुलर हाइट से, मान लीजिए वो हाइट है कैपिटल एच। एक पर्टिकुलर हाइट से इसकी ना इसको ड्रॉप किया गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। इट ट्रेवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। अब इसने इसमें क्या सिचुएशन मेंशन किया है, जो इसका ना हाफ ऑफ द डिस्टेंस है ना, यानी कि h डिवाइडेड बाई 2, ये जो डिस्टेंस है और ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, h बाई 2। ये जो हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, ये इसने ना लास्ट सेकंड में ट्रेवल किया हुआ इन इट्स लास्ट सेकंड ऑफ मोशन। लास्ट सेकंड का आप यहां से ना ध्यान से समझो, जैसे ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का हमारे पास फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, एक तो हम उसका यूज करेंगे, दूसरा इसकी मोशन को हम ना यहां से स्टडी करेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट से। 2 इक्वेशन बनाएंगे, वहां से हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट सेकंड का क्या मतलब है, वैसे तो अगर आप एक ना nth सेकंड होती तो वो एक पर्टिकुलर एक सिंगल सेकंड ही होती है, लेकिन वो कौन सी सेकंड होती है, वो जैसे 5वीं सेकंड भी हो सकती है, वो 10वीं सेकंड भी हो सकती है, वो 7वीं सेकंड भी हो सकती है, 12 सेकंड, 20वीं सेकंड भी हो सकती है। अकेली 1 सेकंड की बात कर रहे हो तो उसके लिए हम ना n सिंबल यूज करते हैं। अब हम पहली इक्वेशन तो इसकी ना यहां से बनाएंगे कि ओवरऑल जो डिस्टेंस है, ओवरऑल डिस्टेंस अगर आप इक्वेशन बनाते हो, फर्स्ट इक्वेशन जब आप इसकी बनाओगे, फर्स्ट इक्वेशन हम इसका डिस्टेंस स्टडी करेंगे। मान लीजिए हेयर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है कैपिटल H। हम इसकी ना पहले यहां से ग्राउंड तक की ना पूरी वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, और एक्सेलेरेशन कितनी बन जाएगी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अब इसके बेसिस पे आप ना क्या लिख सकते हो, इसका मतलब अगर आप और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये मोशन है तो यहां पे आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो तो आपको क्या मिलता है, s इज इक्वल टू यू टी, u इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू है g के इक्वल, जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू,
तो ये वैल्यू आपको मिलती है, एच की वैल्यू आपके पास बन जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अगेन अब जो ना लास्ट सेकंड में इसका जो हाफ ऑफ द पाथ लेंथ है, अगेन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, एज ऐसे लिखेंगे ऑल्सो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड इज गिवन बाय, उसका क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, u प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस ऑफ, यहां पे क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ n माइनस 1। ये फॉर्मूला हम यहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब अब लास्ट की जो सेकंड है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये बन जाएगा h डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ n। n अभी अननोन है। अब यहाँ पे ध्यान देना, n की वैल्यू को 1 मत पुट कर देना। जो nth सेकंड है तो वो लास्ट का कोई एक पर्टिकुलर सेकंड, लेकिन वो 20वां सेकंड भी हो सकता है, वो 7वां भी हो सकता है, वो 12वां सेकंड भी हो सकता है। इस वजह से उसको n से एक्सप्रेस करते हैं, n माइनस 1। अब इसको आपने कंसीडर करना है, इसको आपने कंसीडर करना है, यानी कि अगर मैं इसको फर्दर लिखता हूं आपको क्या वैल्यू मिलती है, h इज इक्वल टू जी ट्वाइस ऑफ n माइनस 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से ना सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को जब आप ना सोल्व करोगे आपको क्या वैल्यू मिलती है, ये वैल्यू आपके पास h की है। अच्छा हाँ, ये तो ओवरऑल मोशन की है, और ये आपके पास वैल्यू है h बाई 2 की, लेकिन हमने इसको h में ही एक्सप्रेस कर लिया, तो दोनों h की वैल्यू है, तो आप इसको इक्वल पुट कर दोगे, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा जी ट्वाइस ऑफ। अच्छा n की जगह ना t का यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ना टाइम हमने वहां पे भी t लिखा है ना, तो n की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ना आप लिख दीजिए t, क्योंकि ओवरऑल आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ना टाइम की टर्म्स में बनेगी ना, टाइम की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जी और ये ब्रैकेट में बन जाएगा 2t माइनस 1। फ्रॉम 1 एंड 2 आप इसको इक्वल पुट कर दोगे 2t माइनस 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, g से g कैंसिल हो जाएगा, फर्दर सोल्व करते हो टी स्क्वायर माइनस में 4t प्लस में क्या है 2 इज इक्वल टू 0। यहां से जब आप ना वैल्यू सोल्व करोगे तो आपको ना क्या आंसर मिलता है, इसमें 3.41 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसको सोल्व कर सकते हो फर्दर। होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ना डिस्कस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। क्लास को शेयर ज़रूर कर देना।